हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं। अब आ गए हैं अनुबंध के प्रकार। पहले था ठहराव के प्रकार, अब अनुबंध के प्रकार। ठहराव और अनुबंध में आपको पता है ना, क्लियर, मैंने कल डिफरेंस करवा दिया था। अब अनुबंध आपके 3 तरीके के होते हैं, बस ज़्यादा नहीं है। वैलिड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बिल्कुल ठीक ठाक है, व्यर्थ नहीं है, जो आराम से कोर्ट द्वारा पूरा करवाया जा सकता है, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, दैट इज़ वैलिड। ऐसा अनुबंध जो सारे आवश्यक लक्षणों को पूरा करता है, जिसमें जो मैंने कल लक्षण बताए थे 7, वो सारे के सारे उसमें हैं। दूसरा है व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो, व्यर्थ एंड कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं इस व्यर्थ को छिपा लूँ, अगर इसमें व्यर्थ वर्ड को छिपा लूँ तो क्या बन जाता है, अनुबंध। तो इसका मतलब अनुबंध कब बनता है, जब एग्रीमेंट में सारे लक्षण होते हैं और एनफोर्सिएबल होता है, तो वो अनुबंध बन जाता है। तो इसका मतलब होता है कि शुरू में तो ये ठीक ही था, इसके साथ पंगा तो कुछ बार में ही हुआ है। जब अनुबंध वर्ड है ना, तो इसका मतलब ये है बेटा, अनुबंध तो ये था, यानी अनुबंध तो ये कभी ना कभी बना था। और अनुबंध कोई भी ठहराव तब बनता है जब वो एनफोर्सिएबल यानी प्रवर्तनीय होता है, राइट। तो अब ही इसके साथ व्यर्थ वर्ड जुड़ गया, तो कोई ना कोई कुछ ऐसा चक्कर पड़ा जिसकी वजह से बाद में जाके ये व्यर्थ हो गया। जैसे मान लीजिए 2 पेरेंट्स हैं, उन दोनों ने आपस में अपने बच्चों की शादी का कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, मतलब एक तरह से एक बात हो जाती है ना, वर्बल हो जाती है। अभी वर्बल बात भी तो होती है, शादियों में कोई हम लिखा पढ़ी थोड़ी ना करते हैं। जब रिश्ते करते हैं तो क्या कोई लिखा पढ़ी होती है, नहीं ना, ऐसे ही बात होती है कि पसंद नापसंद की। तो अब जब फाइनल हो गया और उसके बाद क्या हुआ, 1% लड़की की डेथ हो जाए शादी से पहले, तो वो जो अनुबंध उन लोगों के बीच में हुआ था शादी का, वो ख़त्म। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वो मेन बंदा ही चला गया जिसके साथ शादी होनी थी, तो फिर वो अनुबंध कैसे पूरा करेंगे, नहीं ना, बात ख़त्म। अब तुम्हारे में से किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में ज़रूर कोई शरारत सूझ रही होगी कि मैडम कोई बात नहीं, उसकी बहन बुन से कर देंगे। ऐसा नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं होता, सबके सर्कमस्टांसेस सेम नहीं होते हैं, तो एक अलग बात है। और अगर ऐसा हो भी जाए, मान लो 1%, इसमें कोई डाउट नहीं है, बात सही है, अगर ऐसा हो भी जाए तो वो अनुबंध नए सिरे से होगा। पहले वाला अनुबंध ख़त्म, अब नए सिरे से होगा, मतलब अब नया रिश्ता होगा, तो बात बनेगी, ठीक है। ये हो गया व्यर्थ, यानी कि पहले अनुबंध व्यर्थ नहीं था, लेकिन बाद में किसी वजह से ये अनुबंध व्यर्थ हो गया, जब कोई ना कोई ऐसी चक्कर पड़ गया जिसकी वजह से ऐसा हो पाया। अब देखो, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध में अंतर नहीं माना जाता, बट ये गलत है। माना जाता नहीं है ना, वो देखने में नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। देखो, दिख रहा है, व्यर्थ ठहराव तो का मतलब तो ठहराव है, अनुबंध तो कभी बना ही नहीं। जैसे चाय पीने का ठहराव है, चाहे मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने का ठहराव है, दैट इज़ व्यर्थ ठहराव। चाय पीने का ठहराव व्यर्थ नहीं है बेटा, लेकिन वो प्रवर्तनीय नहीं है, उसको व्यर्थ नहीं बोलूँगी मैं। किसी के घर चाय पीने जाना, दैट इज़ नॉट व्यर्थ ठहराव। लेकिन अगर मैं चाय पीने नहीं जा पाई तो क्या मैं उसके लिए कोर्ट में जा सकती हूँ? नहीं, इन दैट केस वो व्यर्थ ठहराव हो जाएगा, ठीक है ना। प्रवर्तनीय नहीं है मतलब वो, क्योंकि कोर्ट से मैं उसको पूरा नहीं करवा सकती। और लेकिन जो व्यर्थ अनुबंध है वो अलग चीज़ है। ये देखो, ठहराव अनुबंध में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब ठहराव में सारे आवश्यक लक्षण मौजूद थे, लेकिन कल क्या पंगा पड़ा कल को कि भाई कोई ना कोई ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से अनुबंध अब पूरा नहीं हो सकता। जैसे दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो गई, या मान लीजिए मैं मकान बेच रही हूँ, मैंने रजिस्ट्री करानी है और पता चला एंड टाइम पे मकान अर्थक्वेक आ गया और मकान ही ढह गया, तो हो गया ना अनुबंध व्यर्थ। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और तीसरा जो है वह दैट इज़ व्यर्थनीय अनुबंध। व्यर्थनीय का मतलब वही है कि मैं ऐसी सिचुएशन में बैठी हूँ कि जिसमें मेरे पास पावर है कि मैं उसको व्यर्थ भी घोषित कर सकती हूँ और मैं उसको मतलब वैलिड भी बना सकती हूँ। जैसे शॉप पे कोई ऑर्डर देना, सामान का गलत आ जाना, अब उसका रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना मेरे हाथ में है। अगर रिजेक्ट करती हूँ तो वो व्यर्थ हो जाएगा और एक्सेप्ट करती हूँ तो वो वैध हो जाएगा। अभी फ़िलहाल वो बेचारा व्यर्थनीय है, यानी कि 2 तरफ के बीच में, देख रस्सी के बीच में लटक रहा है वो, और है तो वो अनुबंध ही, क्योंकि अनुबंध के लक्षण तो उसमें है ही है। लेकिन यहाँ पर व्यर्थनीय वर्ड इसलिए आ गया क्योंकि वो अनुबंध का पूरा होना ना या ना होना वो मेरे हाथ में है इस समय। ये तीनों बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे।
डिफरेंस पूछ रहा है कि वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इसने ऑब्लिक कर रखा है, व्यर्थ अनुबंध और व्यर्थ ठहराव। अभी देखो यहाँ पर इसने ना ऑब्लिक कर रखा है, इसका मतलब ये कहने चाह रहा है कि व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध में कोई डिफरेंस नहीं है। कई मामलों में नहीं होता, जैसे मेरा शॉपकीपर के साथ सामान लेने देने का ठहराव हुआ और वही ठहराव मेरा अनुबंध भी बन गया, लेकिन सामान गलत आ गया, मैं अगर रिजेक्ट कर देती हूँ तो व्यर्थ हो जाता है, मैं एक्सेप्ट कर देती हूँ तो वो वैध हो जाता है। ठीक है, वो तो हो गया व्यर्थ नहीं है, वो तो हो गया ना व्यर्थ नहीं है, व्यर्थहीन नहीं है, सॉरी व्यर्थ नहीं है बेटा, नोट इट, व्यर्थहीन, ये गलत है, व्यर्थहीन वर्ड, व्यर्थ नहीं है ये वर्ड है, आप व्यर्थहीन वर्ड मत यूज़ कर लेना, ये गलत वर्ड है। ठीक है, व्यर्थहीन का मतलब तो होता है कि व्यर्थ के हीन, यानी कि व्यर्थ नहीं है वो, ये ध्यान करना। यहाँ डिफरेंस कह रहे हैं वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। वॉइड और वॉइडेबल का अंतर पहले चेक करो, वॉइड और वॉइडेबल का। वॉइड में तो ये हो गया कि वो चीज़ ख़राब हो चुकी, बस अब कुछ नहीं हो सकता। वॉइडेबल में क्या होता है कि ख़राब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मेरे हाथ में। अब आ जाओ डिफरेंस में। परिभाषा, जो ठहराव, अगर तो ऊपर देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो तो आप लिखोगे जो अनुबंध, और अगर यहाँ लिखा होगा एग्रीमेंट तो आप लिखोगे जो ठहराव। ये ध्यान में रखना, जो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे वो वॉइड होंगे, ये मेरे को पता है ना। लेकिन जो ठहराव पीड़ित पक्षकार, अब मैं कौन हूँ, पीड़ित पक्षकार, क्योंकि दुकानदार ने मुझे गलत सामान दिया तो मुझे क्या कहा जाएगा, मैं पीड़ित पक्षकार हूँ, मेरे को बड़ी पीड़ा पहुँची है। ठीक है, तो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर है कि मैं उसको चाहूँ तो प्रवर्तनीय करवा सकूँ और चाहूँ तो मैं उसको व्यर्थ घोषित कर सकूँ। दूसरा जो अंतर है एनफोर्सेबिलिटी का, ये तो प्रवर्तनीय है ही नहीं, तो लिखोगे कोई भी पक्षकार प्रवर्तनीय नहीं करा सकता। इसमें क्या होता है, पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर वो प्रवर्तनीय हो सकता है। तीसरा, वैध रहने का समय, ये कब तक वैध है, ये तो भैया अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, व्यर्थ ठहराव की बात करूँ, मरे हुए इंसान को जिंदा करने का ठहराव, व्यर्थ ठहराव है, शुरू से ही है। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो शुरू से ही व्यर्थ होते हैं, वो आरंभ से अंत तक व्यर्थ ही रहते हैं, इसे कभी भी पूरा नहीं करवा सकते। ठीक है, और अगर इसके साथ व्यर्थ ऊपर यहाँ पे देखो, अगर ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होता तो मैं यहाँ लिखती व्यर्थ अनुबंध। ये अनुबंध शुरू में तो व्यर्थ नहीं था, लेकिन बाद में किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से व्यर्थ हो गया, ये ध्यान में रखना। और व्यर्थनीय की बात जब करते हैं, व्यर्थनीय अनुबंध आरंभ से तो वैध होता ही है, और व्यर्थनीय ठहराव भी यही बात होगी कि शुरू से वैध होता है, बाद में जाकर कोई गड़बड़ होती है कि एक पक्षकार चाहे तो उसको बिल्कुल इनवैलिड करार दे सकता है, मतलब क्या बोल सकता है उसको कि वो व्यर्थनीय हो गया। अब आ जाओ चौथा डिफरेंस कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब होता है प्रॉपर्टी के राइट्स, मेरा अधिकार क्या है। मान लो मेरे पास पर्स है तो उस पर मेरा अधिकार है ना, तो अगर ये ऊपर वाली कहानी है, अगर वॉइड के अंतर्गत मतलब अगर वॉइड ठहराव के या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अगर मैंने कोई भी चीज़, मैंने एक पर्स ले लिया आपसे और वो वॉइड ठहराव के अंतर्गत ले लिया, तो मैं उसको अगर किसी तीसरे बंदे को बेच देती हूँ तो वो उस बंदे को उस पर्स का सही अधिकार नहीं मिलेगा। कभी भी तुम जाकर उस बंदे से अपना पर्स वापस ले सकती हो। फिर से बता रही हूँ, मान लो मैंने कोई चोरी से पर्स लिया, मैंने किसी की चोरी कर ली, मैंने पर्स ले लिया और मैंने तुमको बेच दिया, तुम्हें पता भी नहीं है कि ये चोरी का है, फिर भी तुमने ले लिया, ओके, और मुझे तो पता है ना चोरी का है। अभी चोरी के अंतर्गत अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ आती है तो वो एक तरह से व्यर्थ ही हुई ना। मैंने आपको डरा धमका कर आपकी चीज़ ले ली है, वो व्यर्थ ही हुई, वो ठहराव क्या हुआ, व्यर्थ हुआ, क्योंकि डरा धमका कर आप कोई काम नहीं करा सकते। तो उसके तहत अगर मेरे पास कोई सामान आता है और मैं सामान किसी तीसरे बंदे को बेच देती हूँ तो वो तीसरे बंदे को वो अधिकार जो मिलेगा वो गलत होगा, क्योंकि चाहे उस बेचारे ने शराफत से लिया, उसको पता भी नहीं है, लिखा हुआ है ना, भले ही उसने वस्तु को पूर्ण मूल्य देकर और सद्भावना के साथ क्यों ना लिया। लेकिन अब इसमें आ जाओ, इसमें पीड़ित पक्षकार अगर तुम कल को बाहर आते हो कि भैया ये पर्स तो इसने मेरे से ज़बरदस्ती खींचा था, जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते और मैं इतनी देर में वो पर्स किसी को बेच चुकी हूँ, तो यहाँ पे देखो कि तीसरे व्यक्ति को उस पर अच्छा अधिकार मिल जाता है अगर उसने मूल्य देकर और सद्भावना से खरीदा। अब दोनों का डिफरेंस देखना, ये है वॉइड और ये है वॉइडेबल, राइट। वॉइड में तो कबाड़ा हो चुका, तीसरे बंदे को सही अधिकार नहीं मिलेगा। यहाँ पर कबाड़ा होना अभी बाकी है, वो मेरे हाथ में है,
मेरे का मतलब पीड़ित पक्षकार के हाथ में है। अगर व्यर्थ कर देती हूँ तो आपको अच्छा अधिकार नहीं मिलेगा। अगर व्यर्थ नहीं है, अगर वैलिड रखती हूँ तो आपको वो पर्स आपके पास ही रहेगा, आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब ये रीज़न किस चीज़ का रीज़न है? कोई भी ठहराव इसलिए व्यर्थ होता है कि इसमें अनुबंध के आवश्यक लक्षण नहीं है, ठीक है। और कोई भी अनुबंध इसलिए व्यर्थ होता है क्योंकि उसमें आवश्यक लक्षण तो थे लेकिन बाद में किसी वजह से वो गड़बड़ हो गई। दोनों का बता दिया मैंने, इसने सिर्फ ठहराव का बता रखा है, मैंने आपको अनुबंध का भी बता दिया है। फिर से बता रही हूँ, कोई भी ठहराव